नमस्कार, बहुत स्वागत है। राधि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी और चलिए शुरुआत करेंगे एक बड़े मामले को लेकर। डबरा से यह मामला आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि मैं सभी पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं, ये पार्टी का फैसला। नरोत्तम मिश्रा ने ये बात कही है। तो देखिए, आगे उन्होंने ये बयान देते हुए कहा कि नाराज कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई है, जल्द ही सभी मतभेद भी दूर हो जाएंगे और साथ ही कहा कि जल्द ही सब ठीक भी होगा। तो देखिए, दतिया से ये खबर आपको बता रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी देखी जा रही है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं, उनके बीच काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है। प्रदर्शन करते सभी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। कई कार्यकर्ता तो कह रहे हैं कि हम पार्टी ही छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे नेता के साथ धोखा हुआ है, पार्टी ने धोखा किया है। और इन सभी मामलों को लेकर अब स्वयं पूर्व मंत्री का ये बयान सामने आया। आपकी बात पहुंचाई जा रही है, आपके साथ पूरा संगठन खड़ा है, आपके बीच आके खड़ा है, जो आपके साथ जाती हुई है वही बात ऊपर चल रही है। जिनके पास भी उस पर कार्रवाई कराई जाएगी, किसने किया है इस तरह का बर्ताव। तो इसलिए मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूं, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है। पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। तो देखिए, ये बड़ा बयान इस बीच यहां सामने आया। इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। स्टूडियो में पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, एक बड़ा सवाल सबसे पहले यही उठता है कि कार्यकर्ताओं के बीच एक तरफ उत्साह देखा जा रहा था कि उपचुनाव में अब बीजेपी नरोत्तम मिश्रा का नाम ही देने वाली है, 100% श्योर थे वो। लेकिन जैसे ही नाम कुछ और सामने आया, आशुतोष तिवारी का नाम जब सामने आया, तो उसके बाद एकदम से भलभला उठे हैं सभी कार्यकर्ता और आक्रोश जता रहे हैं, कुछ तो आत्मदाह की कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार का कद नरोत्तम मिश्रा का मध्य प्रदेश की राजधानी में रहा है और दिल्ली दरबार में जो उनका दखल है, अमित शाह के वो के जो केंद्रीय गृह मंत्री, उनके सबसे चहेते नेताओं में से एक है मध्य प्रदेश के। तो इसी कारण से ये माना जा रहा था, वो खुद मान कर चल रहे थे कि जिस दिन से उपचुनाव की संभावना थी तभी से वो अपने क्षेत्र में सक्रिय हो गए थे। 13 एकड़ में उन्होंने नवग्रह मंदिर बनवाया था पिछले दिनों, जिसकी तंत्र मंत्र की जो दाती महाराज है, जो शनि महाराज के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, उनकी तस्वीरें वीडियो में बड़ी वायरल हुई थी। डबरा में मंदिर बनवाया गया था और उसके बाद से लगातार तमाम सारे समाजों को साधने का काम नरोत्तम मिश्रा कर रहे थे। अलग अलग समाजों के जाति सम्मेलन वो कर रहे थे और 2 दिन पहले तक ये माना जा रहा था कि उनका टिकट फाइनल है। उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीद लिया था। लेकिन दिल्ली ने जो अपने स्तर पर 3 सर्वे कराए थे, तो उसमें माना गया कि नरोत्तम मिश्रा की स्थिति डावाडोल है। पार्टी अगर उनको मैदान में उतारती है तो राजेंद्र भारती के अगर पत्नी शोभा भारती लड़ती है या भारतीय परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ता है, तो सिंपैथी के कारण और नरोत्तम मिश्रा के विरोध के कारण पार्टी ये चुनाव हार सकती है। पार्टी ने पिछले उपचुनाव में हमने देखा था कि जो कांग्रेस नेता थे रामनिवास रावत, उनको बीजेपी में शामिल किया, वन मंत्री बनाया, उनको चुनाव लड़ाया। लेकिन जो बीजेपी के जो गए हुए थे मुकेश मल्होत्रा, उन्होंने उनको लंबे मार्जिन से चुनाव हरा दिया था। ऐसे में जब पार्टी के पास 29 की 29 लोकसभा सीट हैं, हाल में राज्यसभा की जो तीसरी सीट भी उन्होंने बिना चुनाव लड़े जीत ली है, 163 से ज़्यादा पार्टी के पास विधायक हैं, तो ऐसा कोई रिस्क पार्टी लेना नहीं चाहती थी जिससे कार्यकर्ताओं के बीच गलत मैसेज जाए और ये टेम्पो बने कि सरकार की लोकप्रियता खत्म हो रही है। क्योंकि अब से 6-8 महीने के अंदर अंदर पार्टी को अब नगरीय निकाय के चुनाव में जाना है। पिछली बार हमने देखा था 16 का निगम के चुनाव में से 7 के महापौर एक आम आदमी पार्टी और 6 में कांग्रेस के चुनाव जीत गए थे। उनमें से एक जगत नारायण सिंह जो जबलपुर के महापौर है, वो बीजेपी में आ गए हैं। तो बीजेपी ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि उस जब बीजेपी की लहर थी उसके बाद भी पार्टी ने 55 साल बाद ग्वालियर, 35 साल बाद जबलपुर, ऐसे बड़े बड़े उसके गढ़ों में चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। यही कारण है कि जब दिल्ली से फ़ोन आया तो परसों रात में अचानक प्रदेश नेतृत्व को फ़ोन आया और एक पैनल का नाम मांगा गया। उस पैनल में हालांकि नंबर 1 पे भोपाल से
नरोत्तम मिश्रा, दूसरे पे आशुतोष तिवारी का ही नाम भेजा गया था और तीसरे पे एक अन्य छोटे मोटे कार्यकर्ता का नाम भेजा गया था। और जब सूची आई उसके कुछ देर पहले नरोत्तम मिश्रा के समर्थक जश्न मना रहे थे, क्योंकि उसके कुछ पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने जो निर्णय किया था कि राजेंद्र भारती की जो सदस्यता खारिज हुई है, 3 साल की उनको जो गबन के मामले में सजा हुई, उस सजा को उन्होंने बरकरार रखते हुए स्टे देने से मना कर दिया था। तो ये तय हो गया था कि राजेंद्र भारती की विधायकी अभी बचना नहीं है। और जब नरोत्तम मिश्रा के समर्थक ये जश्न मना ही रहे थे और उसी दिन दौरान ये खबर आई, चूँकि उस जश्न के माहौल में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहले से उपस्थित थे, वो सारे के सारे कार्यकर्ता एक इशारे पर वो हाईवे पर चले गए, उपद्रव शुरू कर दिया। आधी रात तक उपद्रव चला, पुलिस ने उनको खदेड़ा। फिर सुबह 4 बजे से दतिया हाईवे पर फिर से गदर मचा, पथराव हुआ। तो जो एसपी मयूर खंडेलवाल थे वो एसडीओपी घायल हुए, कलेक्टर वानखेड़े खुद मौके पर पहुंचे, स्थिति कंट्रोल करने का प्रयास किया, आंसू गैस के गोले चलाए। इस पूरे दौरान एक दिलचस्प चीज़ ये है कि नरोत्तम मिश्रा अपना फ़ोन बंद करके किसी से मुलाकात नहीं कर रहे थे। तो अब जब पार्टी आला कमान ने उन तक संदेश भिजवाया कि अगर ये उपद्रव नहीं रुका और अगर प्रशंसकों ने इसी तरह हंगामा जारी रखा, तो अब जो संभावनाएं बचे कुछ जो पॉलिटिकल कैरियर की नरोत्तम मिश्रा की भी और उनके बेटे सुकर्ण की, वो पूरी तरह समाप्त हो सकती है। इसके बाद सामने फ्रेम में आए फिर से नरोत्तम मिश्रा, लेकिन जो उन्होंने बयान दिया आप उसको गौर से सुनिए। उन्होंने कहा कि मैं जो सोशल मीडिया पे तस्वीरें देख रहा हूँ कि लोग पेट्रोल डाल रहे हैं, डीजल डाल रहे हैं, केरोसिन डाल रहे हैं, वो ऐसा ना करें, वो उपद्रव ना करें, ये एक हल्की सी अपील थी। और ये कहा था कि उचित फोरम पर अपनी बात रखें। तो उचित फोरम यही होता कि नरोत्तम अपनी बात या तो प्रदेश कार्यालय में रखते, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के पास, या फिर दिल्ली में जहाँ उनकी बहुत ज़्यादा सुनवाई है, ऐसा वो दावा करते हैं। तो अब रहा सवाल ये है कि नरोत्तम मिश्रा के कसबल ढीले हुए हैं, वो समझ गए हैं कि अगर बीजेपी में रहना है तो इस प्रकार की बगावत से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो खुद भी 1990 से पार्टी में लगातार सक्रिय है। 4 दशक की उनकी पॉलिटिकल यात्रा है बीजेपी के साथ। वो छोटे स्तर से उन्होंने शुरुआत की है, विधायक रहे हैं, नेता वो पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं। शिवराज सिंह सरकार में उनको ट्रबल शूटर माना जाता था, संकट मोचक माने जाते थे। वो गृह मंत्री का रुतबा उनके पास रहा है। और इस दौर में जब तमाम सारे नेताओं के बंगले भोपाल में खाली कराने के नोटिस दिए गए हैं, नरोत्तम मिश्रा का पुराना बंगला उनको दिया हुआ है। पिछले दिनों सरकार ने उनको एक थोड़ी सी छूट भी दी थी। पहले कहा गया था कि 6 महीने के अंदर जिन लोगों ने अपने सरकारी बंगले नहीं खाली किए उनसे मार्केट से 10 गुना ज़्यादा किराया लिया जाएगा, लेकिन नरोत्तम को इसमें रिलैक्सेशन दिया गया था। नरोत्तम के कद का अंदाजा आप लगाइए कि दिल्ली का जो नेता आता है या मध्य प्रदेश के जो तमाम बड़े नेता मंत्रियों की समय समय पर हर सप्ताह 1-2 बार फोटो आती है कि फलाने नेता ने आज नरोत्तम मिश्रा के बंगले पर जाकर मुलाकात की, फलाने अभिनेता ने मुलाकात की, फलाने गीतकार ने मुलाकात की। तो अब नरोत्तम मिश्रा को समझ में आ गया है कि अगर वो अब कोई गलती करते हैं, क्योंकि उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, तो बीजेपी में 75 के बाद तो वैसी संकट है, और अभी हाल फिलहाल जो संकट है वो 60 प्लस के जितने नेता उनके साथ है। तो नरोत्तम को समझ में आ गया है कि अब अगर 2.5 साल के अंदर मान लीजिए आशुतोष तिवारी चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि अगर वो चुनाव हारते हैं किन्हीं कारणों से, तो उसका ठीकरा नरोत्तम पर फूटेगा, तो भी उनका संकट बढ़ना तय है। और अगर वो चुनाव जीत जाते हैं आशुतोष तिवारी, तो तय मान के चलिए वो संघ के चहेते हैं, संभागीय संगठन मंत्री रहे हैं, कि 2.5 साल बाद ऐसा क्या कारण रहेगा कि उनका टिकट काटा जाए। तो जाहिर सी बात है कि नरोत्तम के लिए दतिया का रास्ता अब बंद हो गया है। अब एक संभावना ये है कि जो जिस बिल की बात हो रही है, डिलिमिटेशन बिल की, अगर वो पास हो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से और डिलिमिटेशन होता है, तो बहुत संभावना है कि जिस डबरा से इसके पहले वो चुनाव लड़ते रहे नरोत्तम, वो आरक्षित सीट से सामान्य सीट हो जाए और नरोत्तम के पास एक चांस फिर वहाँ से चुनाव लड़ने का हो, या फिर उनके बेटे सुकर्ण को राजनीति में आगे बढ़ाने का। क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी तक का जो इतिहास रहा है, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा की बात कर लें हम, चाहे हम कैलाश विजयवर्गीय की बात कर लें, हम प्रहलाद पटेल की बात कर लें, हम जयंत मलैया हो, गौरीशंकर सेजवार हो, आप गोपाल भार्गव हो, ऐसे तमाम सारे नेता हैं जो अपने बेटों को राजनीति में नहीं बढ़ा पाए, और जिन्होंने बढ़ाया उनको अपने कदम पीछे लेना पड़े। आकाश विजयवर्गीय को इंदौर से विधायक बनाना था, तो कैलाश विजयवर्गीय ने दावा छोड़ा। गौरीशंकर सेजवार ने दावा छोड़ा तो उनके बेटे को टिकट मिला, हालांकि वो चुनाव हार गए। जयंत मलैया ने दावा नहीं छोड़ा तो सिद्धार्थ मलैया को टिकट नहीं मिला, और जयंत मलैया को चुनाव हार के हाशिए पर चल रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर बेटे रामू तोमर के लिए टिकट चाहते हैं, लेकिन जब तक नरेंद्र सिंह तोमर सक्रिय राजनीति में है तो रामू का कुछ भला नहीं होना है। प्रभात झा के जीते जी अपने बेटे तुष्मुल को टिकट नहीं दिला पाए। लंबी फहरिस्त है। कृष्णा गौर को भी टिकट तब मिला जब बाबूलाल गौर
ने अपना दावा छोड़ा, जब उनको मंत्री पद से हटाया और उन्होंने विधायकी से पैर खींचे, तब कृष्णा गौर को चुनाव भोपाल से टिकट मिला। तो ये वो बहुत सारे हैं, कैलाश जोशी और अपवाद हैं दीपक जोशी उनके बेटे, ये इक्का दुक्का उस दौर के कि कैलाश नारायण सारंग भी जब सक्रिय राजनीति से हट गए तब विश्वास सारंग को मौका मिला था। तो बीजेपी में जो वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ हमेशा हमलावर रही है, तो वहाँ कोई नेता है चाहे कि वो भी नेतागिरी में रहे और उसका बेटा भी या उसके परिवार का दूसरा सदस्य भी, जब तक कि कोई बहुत ज़्यादा आसमानी सुल्तानी ना हो, तो ये संभावना मध्य प्रदेश में फिलहाल नज़र नहीं आती है। और ये चीज़ मुझे लगता है नरोत्तम ने अपने रात में अपने शुभचिंतकों से बात की होगी। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में कई सारे मंत्री उनके बड़े खास लोग हैं, उनसे उन्होंने राय मशविरा किया होगा और मुझे लगता है इसके बाद उन्होंने अपने कदम खींचे होंगे। और जो मैंने बताया कि दिल्ली से भी उनको सीधा एक संदेश पहुंचा था और मध्य प्रदेश का जो प्रदेश नेता थे उसका संदेश लेकर अभय यादव दतिया पहुंचे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की और कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि उनकी जो मांगे हैं वो दिल्ली और भोपाल तक पहुँचाई जाएगी, लेकिन उनको पूरी अपनी बात सड़क की जगह पार्टी के उचित फोरम पर बताना होगी। क्या हम ये कह सकते हैं कि इनको टिकट ना मिलने का कारण एक ये भी हो सकता है कि कार्यकर्ताओं के बीच बहुत ज्यादा गुंडा राज चल रहा था? ठीक है, अब तो गुंडा राज की इसलिए सवाल नहीं उठता ना कि अब तो 2.5 साल से तो किसी पद पर था नहीं, उनके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से बहुत नाराजगी थी। एक ग्वालियर चंबल की एक तासीर होती है कि वहाँ हर दूसरे आदमी को बंदूक का लाइसेंस चाहिए होता है या पिस्टल का। जब गृह मंत्री थे तो उनसे उपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। गृह मंत्री का एक अपना उतवा रहता है, पुलिस उनके कंडर में होती है। तो अगर किसी सिपाही ने विधानसभा क्षेत्र में किसी भी आदमी को 3 सवारी पकड़ लिया, बिना हेलमेट पकड़ लिया, बिना सीट बेल्ट पकड़ लिया, किसी से मारपीट में पकड़ लिया किसी कार्यकर्ताओं को, तो वो उम्मीद करता है कि गृह मंत्री उसके एक फ़ोन पे सीधा फ़ोन करे एसपी को और एसपी आकर उसकी गाड़ी छुड़ा दे। तो ये एक सबसे बड़ा संकट जो ग्वालियर चंबल से गृह मंत्री होता है उसके सामने होता है। तो मुझे लगता है आधी नाराजगी नरोत्तम के खिलाफ इसीलिए हुई कि हर एक किसी को आप बंदूक और पिस्टल का लाइसेंस नहीं दे सकते हैं। और दूसरा, कुछ जो उनके नज़दीकी लोग थे उनके जो कारनामे थे जिसके कारण नरोत्तम के प्रति नाराजगी बढ़ी। तीसरा कारण है कि जो जाति जमावट की थी कांग्रेस ने उस चुनाव में, वो सटीक रही और जिस सेसई इलाके को नरोत्तम मिश्रा अपना गढ़ मानते थे वहाँ उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसी इलाके से उनकी नैया डूब गई। लेकिन इस बार वो गलती सुधारने के पूरे प्रयास में थे। मंदिर बनवाने के बाद उन्होंने अलग अलग समाजों की बैठक ले रहे थे, हर एक समाज का सम्मेलन कर रहे थे, उनके बीच जा रहे थे, माफ़ी अपनी बात के लिए माफ़ी मांग रहे थे और आश्वासन दे रहे थे कि निकट भविष्य में ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो अपने समर्थकों के बीच ये भी दावा कर रहे थे, उनके समर्थक भी दावा कर रहे थे, क्योंकि समर्थकों के बीच वो दादा के नाम से प्रसिद्ध हैं कि दादा चुनाव जीत रहे हैं, दादा का टिकट पक्का हुआ है और दादा गृह मंत्री बन रहे हैं। तो जिस आदमी का टिकट पक्का नहीं था उसको उसके समर्थक गृह मंत्री बनाने पर आमादा हो गए थे। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिल्ली में थे, जो भोपाल में थे, वो नहीं चाहते थे कि एक पैरेलल पावर सेंटर और खड़ा हो जाए, क्योंकि मौजूदा सरकार में हम देखें तो डॉक्टर मोहन यादव से सीनियर हम बात कर रहे हैं तो नरेंद्र सिंह तोमर है, उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया है। प्रहलाद पटेल सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, वो मंत्री हैं। कैलाश विजयवर्गीय की राष्ट्रीय महासचिव रहे, पश्चिम बंगाल के एक समय प्रभारी रहे, हरियाणा के प्रभारी रहे, वो इस सरकार में मंत्री हैं। राकेश सिंह दिल्ली में सचेतक रहे, अमित शाह के बड़े खास माने जाते हैं और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, वो इस सरकार में अभी मंत्री हैं। खुद हेमंत खंडेलवाल, भले उनकी पॉलिटिकल एम्बिशियस बहुत ज़्यादा नहीं हो, लेकिन जो भी प्रदेश अध्यक्ष होता है तो मुख्यमंत्री के बाद उसे एक स्वाभाविक दावेदार वो माना जाता है। तो इतने सारे जो पावर सेंटर के बीच में, क्योंकि 2.5 साल का वक्त मोहन यादव को हो गया, जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया है। तो ऐसे में दिल्ली के लोग और मध्य प्रदेश के कुछ लोग भी नहीं चाहते थे कि एक नया पावर सेंटर नरोत्तम मिश्रा के रूप में मध्य प्रदेश की राजधानी में फिर से स्थापित हो जाए। तो फिर अगर वो हो जाता तो चूंकि अब चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है, अभी नगरीय निकाय का चुनाव है, तब वो पावर सेंटर दिक्कत देता, फिर विधानसभा चुनाव में वो पावर सेंटर दिक्कत देता। तो ये सारी परिस्थितियां बन रही थी जिसके कारण मुझे लगता है नरोत्तम का टिकट कटा और खुद सर्वे में भी उनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं बताई जा रही थी। लेकिन पार्टी ने इसीलिए ब्राह्मण चेहरे का टिकट काटा है, तो एक ब्राह्मण चेहरे को दूसरे को उतारा ताकि जो ब्राह्मणों के बीच एक नाराजगी थी, क्योंकि कल से एक मैसेज भेजा जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना मतलब ब्राह्मणों का अपमान है, मध्य प्रदेश के ब्राह्मणों का अपमान है। तो बीजेपी के सामने एक असहज स्थिति हो गई थी, क्योंकि वो राजपूतों की नाराजगी का खामियां उत्तर प्रदेश में भुगत चुकी है। जनरल वीके सिंह का टिकट कटा था केंद्रीय मंत्री का, राजपूतों में नाराजगी फैली थी और उत्तर प्रदेश में नतीजा रहा कि बीजेपी नंबर 2 पे पिछड़ गई थी लोकसभा चुनाव में। अखिलेश यादव की पार्टी 36 सीटें जीतकर नंबर 1, बीजेपी को 33 सीटें मिली थी। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, 240 वो अटक गई थी। ऐसा कोई मैसेज ब्राह्मणों के बीच में ना जाए, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर नरोत्तम मिश्रा प्रभारी रह चुके हैं, उनका खासा वहाँ प्रभाव
दबाव है। दतिया भी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ और वहां भी ब्राह्मणों की नाराजगी बड़ी चर्चित चली हुई है कि योगी के खिलाफ ब्राह्मण नाराज है। तो ये पार्टी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी, इसलिए एक ब्राह्मण के मुकाबले एक ब्राह्मण को पार्टी ने टिकट दे दिया और डैमेज कंट्रोल का प्रयास है। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण को तो उतार दिया गया, लेकिन एक दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नरोत्तम मिश्रा का टिकट इसलिए भी कटा क्योंकि गुंडाराज तो था ही, और आए दिन ऑडियो वायरल होते थे जिसमें नरोत्तम मिश्रा किसी ना किसी अधिकारी को डांटते फटकारते नजर आते थे, अपशब्द कहते नजर आते थे। तो ऐसे काफी सारी ऐसी बातें। समर्थकों क्या है, नरोत्तम मिश्रा जो है अपनी बात स्पष्ट कहते हैं, लेकिन एक बात है कि वो जो कई मामलों में उनकी जो नाराजगी थी वो खुलकर अपनी बात रखते हैं, ये प्रसिद्ध है। लेकिन ये गुंडागिरी दादागिरी के वीडियो इस प्रकार के उनके वायरल हुए जिस प्रकार के समर्थकों के हुए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि गृह मंत्री, एक कहावत होती है हमारे यहाँ जो कि चाय से ज़्यादा केटली गर्म होती है। तो जो समर्थक होते हैं उनको लगता है कि हमारा नेता तो गृह मंत्री है, तो वो खुद को गृह मंत्री समझने लग जाते हैं। और नतीजा ये होता है कि कई बार मंत्री को खुद पता नहीं होता कि उनके नाम की आड़ में कई सारे लोग अपना उल्लू सीधा करने लग जाते हैं। भोपाल का ही मामला देख लीजिए कि जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष रविंद्र यति, आधी रात को एक दुकानदार जाता है बुलडोजर लेके 4 दुकानें तोड़ देता है, एक मकान पे कब्जा कर लेता है और कहा पुलिस को एक डराता है कि हमको रविंद्र यति ने कहा था। एक बिल्डर इस प्रकार की हरकत करता है, उसके बाद रविंद्र यति को उनके खिलाफ FIR दर्ज कराना पड़ती है। तो कई बार जो नेताओं के समर्थक होते हैं या समर्थक नहीं भी होते हैं वो इस प्रकार की घटनाएं करते हैं कि जिसके कारण बाकी नाराजगी बढ़ती जाती है। और जैसे मैंने कहा कि इस चीज़ को तो दतिया के लोग भी स्वीकार करेंगे कि जो डेवलपमेंट आज दतिया का हम देख रहे हैं वो नरोत्तम मिश्रा की देन है। चाहे वो RTO की बिल्डिंग हो, कलेक्टर SP के कार्यालय हो, चमचमाती सड़कें हो, मेडिकल कॉलेज हो, इसके पहले का दतिया और अभी का दतिया, इसमें जमीन आसमान का फर्क क्रेडिट नरोत्तम मिश्रा को जाता है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने डेवलपमेंट नहीं करा है। कई मध्य प्रदेश के कई बड़े जिले हैं जहां आज भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, लेकिन दतिया एक छोटा सा जिला है। क्योंकि आप बगल में देखिए कि 70-80 किलोमीटर ग्वालियर है, 40 किलोमीटर बगल में झांसी है। इसके बाद भी उन्होंने मेडिकल कॉलेज खुलवाया दतिया के अंदर। वहाँ MBBS के लिए 100 से ज़्यादा सीटें वहाँ पर हैं। तो ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट तो उन्होंने किया, लेकिन जो बाकी बहुत सारी उम्मीदें हो जाती हैं किसी एक मंत्री से या उसके जो समर्थकों का कई बार जो व्यवहार होता है वो नेता को संकट में डाल देता है, और जिसका परिणाम ये होता है कि दतिया जैसे नतीजे सामने आते हैं। बिल्कुल मनोज जी, चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, अब यहाँ बात की जा रही है कि दतिया में जो हंगामा हो रहा है पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों द्वारा, उसके बाद ही नरोत्तम मिश्रा को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी और उन्होंने भी बयान दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है बहुत सोच समझ कर लिया है, आगे जो भी होगा वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए अनादि टीवी पर। नमस्कार।